हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज इक्वेशन। सबसे पहले समझते ये हैं इक्वेशन किसे कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशन। सो उसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, देन समझते हैं इक्वेशन किसे कहते हैं। एग्जाम्पल है, देयर आर 10 टेडी बियर्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स इन अ बैग. Different colors are red and green. The number of green teddy bears is 2 more than the number of red teddy bear in a bag. Can you tell the number of green and red teddy bears in a bag? एक situation given है. सिचुएशन में एक बैग है, बैग में 10 टेडी बियर्स हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं, कुछ रेड कलर के हैं। आपको बताना ये है बिना काउंट किए कि उस बैग के अंदर ग्रीन कलर के टेडी बियर्स कितने होंगे और रेड कलर के टेडी बियर्स कितने होंगे। क्लियर? अब हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है पहले उसे नोट करते हैं। सो पहली इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो है कि एक बैग के अंदर टोटल 10 टेडी बियर्स हैं। सो पहली इंफॉर्मेशन, टोटल नंबर ऑफ टेडी बियर्स, टोटल नंबर ऑफ टेडी बियर्स इन अ बैग इज 10। ठीक है, अभी जो टेडी बियर्स हैं इसमें रेड कलर के भी टेडी बियर्स हैं और ग्रीन कलर के भी टेडी बियर्स हैं। ठीक, सो रेड कलर के टेडी बियर्स और ग्रीन कलर के टेडी बियर्स का टोटल हमें गिवन है 10। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, उस इंफॉर्मेशन को हमने मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया। रेड टेडी बियर्स के लिए लिखा R, ग्रीन टेडी बियर्स के लिए लिखा G और दोनों का टोटल हमें गिवन है 10। क्लियर? इंफॉर्मेशन नंबर 2, the number of green teddy bear is 2 more than the number of red teddy bear. दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें ग्रीन कलर के जो टेडी बियर्स हैं, the number of green teddy bear वो कितने हैं? 2 more than red teddy bear. जितने भी रेड कलर के टेडी बियर होंगे उससे 2 एक्स्ट्रा ही होंगे ग्रीन कलर के टेडी बियर्स। सो इस इंफॉर्मेशन में ग्रीन टेडी बियर दैट इज D बराबर है रेड कलर के जितने भी टेडी बियर होंगे उससे 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, हमने इस सिचुएशन को भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करा। सो हमारे पास आ गया G इज इक्वल टू 2 + R। अभी तक हमने क्या किया, जो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी उसे हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? अब इसे हम सॉल्व कैसे करें, यहाँ पर G दिया है 2 + R के बराबर। अब यहाँ पर इस G की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर R + G और G की वैल्यू हमें गिवन है 2 + R इज इक्वल टू 10। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। R + R क्या 2R हो गया, 2R इज इक्वल टू 8, R इज इक्वल टू 4। सो हमने यहाँ पर रेड कलर के टेडी बियर्स का नंबर निकाल लिया 4। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्रीन कलर के टेडी बियर्स कितने होंगे, जितने भी रेड कलर के टेडी बियर होंगे उससे 2 एक्स्ट्रा ही होंगे ग्रीन। सो ग्रीन कलर के टेडी बियर्स कितने हो गए, 6। क्लियर? हो गया सॉल्व। कैसे किया हमने? विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। जब हम अपनी सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जब हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ टेडी बियर इज 10 और उसको हमने मैथमेटिकली कैसे लिखा कि टेडी बियर्स तो 2 ही हैं, एक है रेड कलर का, एक है ग्रीन कलर का। अब इन दोनों टेडी बियर्स का नंबर है 10। ठीक है, सो पहली इंफॉर्मेशन हमें मिली और उसको हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट जब किया तो जो हमने रिप्रेजेंटेशन करा उसी को कहते हैं इक्वेशन। क्लियर? सो जब भी हम अपनी सिचुएशन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन हो उसे जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द सिंबल ऑफ इक्वल्स टू, जब इक्वल्स टू का सिंबल यूज होता है तो उस तरीके के रिप्रेजेंटेशन का नाम होता है इक्वेशन। क्लियर? और इस तरीके की सिचुएशन डे टू डे लाइफ में बहुत आती हैं, वाइल शॉपिंग, वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, बहुत सी सिचुएशंस ऐसे हमारी आती हैं लाइफ में। ठीक है, अब इस तरीके की सिचुएशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन। इक्वेशन में करेंगे क्या, जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग द सिंबल ऑफ इक्वल्स टू और उसी स्टेटमेंट को कहते हैं इक्वेशन।
क्लियर? सो इक्वेशन क्या हुआ? इक्वेशन का मतलब हुआ दैट एनी टू थिंग्स आर इक्वल। जब हम किसी भी दो चीज़ों को बराबर रखते हैं तो उसे इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें हम इक्वल्स टू का सिंबल यूज करते हैं। तो जब कभी भी कोई भी स्टेटमेंट में अगर इक्वल्स टू का साइन यूज हुआ है तो उस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन कंसिडर करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा 5 + 3 इज इक्वल टू 4 + 4, 1 + 9 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट इक्वल है, इक्वल्स टू का साइन यूज किया है तो ये क्या हुए? इक्वेशंस हुए। यहाँ पे सिर्फ नंबर्स का यूज है तो ये न्यूमेरिकल इक्वेशन है। अब नंबर्स के साथ जब हम अल्फाबेट्स का भी यूज करते हैं तो उसे कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक जिसमें अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं और नंबर्स भी यूज होते हैं। अब यहाँ पे जो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं इन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। और जो यहाँ पे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, ये सब क्या है? ये है कांस्टेंट टर्म्स। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में इन डिटेल हमने समझा है। क्लियर? तो अभी हम इसे रिपीट नहीं करेंगे। सो बेसिकली इक्वेशन क्या हुई? जब हम किसी भी सिचुएशन को इक्वल्स टू के साइन के साथ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? चले, नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं तो अब हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वन वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा x की पावर 5 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 7। यहाँ पे एक वेरिएबल यूज हुआ है दैट इज x और x की हाईएस्ट पावर क्या है? 5। सो डिग्री हो गई इस एक्सप्रेशन की 5। क्लियर? डिग्री क्लियर है? पॉलिनोमियल में अच्छे से हमने समझा है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर स्टैंड्स फॉर 1। सो लीनियर इक्वेशन जहां पे डिग्री होगी 1। फॉर एग्जांपल 4x इज इक्वल टू 2, वेरिएबल है x की पावर 1, दैट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेट स्टैंड्स फॉर 2। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2। फॉर एग्जांपल 7x² प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। x वेरिएबल यूज हुआ है, x की हाईएस्ट पावर है 2, दिस इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट क्यूबिक इक्वेशन, क्यूब स्टैंड्स फॉर 3। सो क्यूबिक इक्वेशन जहां पे डिग्री होगी 3। फॉर एग्जांपल 5x³ माइनस x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की 3 पावर्स है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, हाईएस्ट पावर इज 3, दैट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अभी हमने लीनियर इक्वेशन का मतलब समझा है कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें उसकी डिग्री होगी 1। क्लियर? अब डिग्री के लिए तो इक्वेशन या कोई भी एक्सप्रेशन 1 वेरिएबल में गिवन होना चाहिए। हम उसकी पावर को कंपेयर करते हैं, हाईएस्ट पावर जो होती है वही उसकी डिग्री होती है। पर यहाँ पर लीनियर इक्वेशन तो 1 वेरिएबल में भी है, 2 वेरिएबल में भी है और 3 वेरिएबल में भी है। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन हम कैसे कंसिडर करेंगे? सो लीनियर इक्वेशन हर वो इक्वेशन होगी जहाँ पे वेयर द पावर ऑफ ईच वेरिएबल, हर एक वेरिएबल की पावर होगी 1, वेयर द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज 1। ठीक है, बस हमें ये देखना है कि हर एक वेरिएबल जो इक्वेशन में यूज हो रहा है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, वेरिएबल यूज हुआ है x, 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, x की पावर है 1। सो ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b इज इक्वल टू 0, जहां पे a रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ x को
बी रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट टर्म को। क्लियर? नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज होंगे और दोनों ही वेरिएबल्स की पावर होगी 1। फॉर एग्जाम्पल 5x + 11y = 10, दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, x की पावर 1, y की पावर 1। सिमिलरली 5y - 7z = 13, 8x + 10z = 15, दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, दोनों ही वेरिएबल्स की पावर है 1। सो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax + by + c = 0, जहाँ पे अगेन a रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ x को, b represents the coefficient of y and c represents the constant term. ठीक है? नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x + 5y + z = 7, 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1। तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन एंड इन 3 वेरिएबल्स। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax + by + cz + d = 0। सिमिलरली यहाँ पर भी जो a है वो कोफिशिएंट है x का, b रिप्रेजेंट्स कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ y, c represents the coefficient of z variable and d represents the constant term. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट नंबर 2, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब चैप्टर का नाम है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन हमने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अब है पेयर। जब हम दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तो उसे कहेंगे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान से इतना देना है that two linear equation in same two variables, दोनों ही इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स होंगे वो सेम होने चाहिए। क्लियर? चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने समझी है ax + by + c = 0। अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उनके कोफिशिएंट्स को, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेग्रीगेट करने के लिए हमने टर्म यूज करी a1 a2 b1 b2 c1 c2। क्लियर? a1 x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन नंबर 1, b1 is the coefficient of y, c1 is the constant term. Similarly, इक्वेशन नंबर 2 में x और y के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने a2 b2 और c2 का यूज किया है। क्लियर? सिर्फ ध्यान क्या देना है that a1 a2 b1 b2 c1 c2 are real numbers but a1 and b1 can't be 0 at a time. x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ये सब क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। एंड रियल नंबर्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। सो यहाँ पर रैशनल और इरैशनल नंबर कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये रियल नंबर भी हमने अच्छे से समझा है। दूसरा ध्यान क्या देना है कि जो x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है दोनों ही इक्वल ना हो 0 के। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन लिखी 0x 0y + 7 = 0, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 7 = 0। सो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहा? नहीं। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए ये जरूरी है कि एटलीस्ट एक कोफिशिएंट तो हमारे पास रहे, एक कोफिशिएंट तो 0 ना हो। अगर हम दोनों ही कोफिशिएंट्स को 0 कर देंगे, x के भी और y के भी, तो एट द एंड हमें सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म ही बचेगी विच इज नॉट लीनियर इक्वेशन। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट है अरेंज द गिवन इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की? ax + by + c = 0। सो पहले आना चाहिए x का कोफिशिएंट वाला टर्म। सो x का टर्म लिख लिया हमने 5x, देन y का टर्म -11y, देन कांस्टेंट टर्म +7 = 0। नेक्स्ट 2 = 4p - 5q।
सो यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज करे हैं। सो पहले वेरिएबल ले लिया हमने 4p माइनस 5q, देन कांस्टेंट टर्म -2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 11x माइनस 12y प्लस 5 इज इक्वल टू 19। सो ये दोनों कांस्टेंट टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11x माइनस 12y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हमने इसे अरेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ कंसेप्ट नंबर 3, रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशंस फॉर अ वर्ड प्रॉब्लम। तो अभी हमने समझा इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन कितने टाइप्स की होती हैं, देन हमने उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म समझी क्या होती है। अब हम देख रहे हैं कि डे टू डे लाइफ की जितनी भी सिचुएशंस हैं हम उनको इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व तो करते हैं, बट हम इक्वेशंस को फ्रेम कैसे करें, इक्वेशंस को बनाएं कैसे, वो अब हम समझेंगे। To represent a word problem in the form of a linear equation in just 2 steps, we just need to follow only 2 steps. Step number 1, identify unknown quantities and denote them by variable. क्वेश्चन को पहले समझो, देन आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट, दैट इज द अननोन क्वांटिटीज। क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है वो हमें देखना है, दैट व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्या हमें कैलकुलेट करना है, पहले वो समझेंगे, देन उनको हम किसी भी वेरिएबल से डिनोट कर देंगे। क्लियर, वेरिएबल से डिनोट कर दिया, हमारे पास एक एक्सप्रेशन के लिए अब हमें देखना है रिलेशनशिप, कि उन टर्म्स में उन अननोन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप क्या है। दैट इज स्टेप नंबर 2, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज इन अ मैथमेटिकल फॉर्म। अब मैथमेटिकल फॉर्म माने क्या, वो प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशंस को फ्रेम करेंगे। लेट्स सी एग्जांपल, सम ऑफ 2 numbers is 95, if one exceeds the other by 15 find the numbers। अब यहाँ पे हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। Step number 1, identify the unknown quantities, that is what do we need to calculate। क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, पहले वो देखते हैं। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर्स बताने हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, सम ऑफ 2 numbers is 95, और उन नंबर्स का सम हमें गिवन है 95, और एक उनमें से जो नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा होगा। क्लियर, सो स्टेप नंबर 1 फॉलो किया हमने कि जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको डिनोट कर दो वेरिएबल से। तो अननोन क्वांटिटीज है 2 नंबर्स, तो उसको डिनोट करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर, 2 नंबर्स की बात हो रही है, फर्स्ट नंबर को हमने अज्यूम कर लिया एज x, ठीक है। दूसरे नंबर को हमने अज्यूम कर लिया, लेट द सेकेंड नंबर बी y, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। अब x और y दोनों नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पहली इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो है इनका सम ऑफ 2 numbers इज इक्वल टू 95। 2 नंबर्स हमने क्या अज्यूम करे हैं, एक x और एक y, और दोनों का सम हमें गिवन है 95। सो एक इक्वेशन हमने यहाँ फ्रेम कर ली, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, दूसरी इंफॉर्मेशन में कह रहा है 1 नंबर जो है वो सेकेंड नंबर से 15 ज़्यादा है। सो फर्स्ट नंबर को हमने अज्यूम किया है x, सेकेंड नंबर को हमने अज्यूम किया है y, 15 उसमें प्लस करेंगे तो हमें पहले वाला नंबर मिलेगा। सो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये हुई। अब इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख दें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। सो ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 फ्रेम कर लिया, इजी है। बस हमें ये 2 स्टेप्स को फॉलो करना है कि पहले क्वेश्चन में पहचानना है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है,
अगर हमें पता चल जाए कि क्या कैलकुलेट करना है, स्टेप नंबर 2, फिर उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मैथमेटिकली फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करो। यहाँ पे रिलेशनशिप था कि वो प्लस हो रहे थे, दोनों का सम हमें 95 गिवन था, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 95 हमने लिखा, ठीक है। सिमिलरली दूसरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमने दूसरी इक्वेशन भी फ्रेम कर ली। इजी, चलिए नोट करें इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 years hence father's age will be 3 times the age of his son. 5 years ago father was 7 times as old as his son. Find their present ages. हमें इस क्वेश्चन में भी इक्वेशन फ्रेम करनी है। अब इक्वेशन फ्रेम करने के लिए स्टेप नंबर 1, व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन में बोला गया है 5 years hence, 5 साल बाद, फादर्स एज, फादर की जो एज है वो अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स होगी, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन 5 years ago, 5 साल पहले, फादर वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। जो 5 साल पहले सन की एज होगी, फादर की एज उस एज का 7 टाइम्स होगा, क्या। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब पहले हम ये पता लगाते हैं कि प्रेजेंट में वो कितने ईयर्स के हैं, फादर कितने ईयर्स का है और सन कितने ईयर्स का है। अब ये डिनोट कर देंगे हम वेरिएबल से। सो क्वेश्चन में पहले हमने पहचाना कि हमें क्या कैलकुलेट करना था, प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी थी। अब हम उसको डिनोट कर रहे हैं वेरिएबल से। लेट द प्रेजेंट एज of father be x years, then the present age of his son be y years. दोनों की एज को हमने एज्यूम कर लिया। नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहली इंफॉर्मेशन गिवन है 5 years hence वाली, कि 5 साल बाद उनकी एज का क्या रिलेशन है। 5 years hence का रिलेशन हमें गिवन है कि जो फादर है वो अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सो आज तो फादर है x ईयर्स का, सन है y ईयर्स का, रिलेशनशिप दिया है 5 साल बाद का, तो 5 साल बाद की एज पता होनी चाहिए। सो अगर आज कोई 2 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स ऐड हो जाएंगे उसकी एज में, 2 + 5 7 ईयर्स का। सिमिलरली यहाँ पर भी हम उनकी एज में नंबर ऑफ ईयर्स को ऐड कर देंगे। द एज ऑफ फादर will be x plus 5 years. Similarly, the age of son will be y plus 5 years. Now, relationship के accordingly, फादर की एज 5 साल बाद है x plus 5 और बेटे की एज से वो 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। x plus 5 इज इक्वल टू 3y plus 15, x minus 3y इज इक्वल टू 10। सो ये तो हमारे पास आ गई एक इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है 5 साल अगो वाली, 5 साल पहले। सेकेंड इंफॉर्मेशन 5 years अगो, क्या इंफॉर्मेशन है, जो फादर की एज थी वो बेटे की एज से 7 टाइम्स थी। अब हम देखेंगे कि फादर 5 years पहले कितनी एज, द एज ऑफ फादर वॉज, अब नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, x माइनस y ईयर्स। सिमिलरली द एज ऑफ सन वॉज y minus 5 years old. Now, according to the question, बोला क्या गया है, जो फादर की एज थी वो बेटे की एज से 7 टाइम्स थी। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया, x minus 5
7y माइनस 35, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। सो ये बनी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते, x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखे, x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो ये रहा क्वेश्चन और ये रही इसकी इक्वेशंस। ठीक है, इजी है, सिर्फ किसी भी क्वेश्चन के लिए हम कोई भी इक्वेशंस बना सकते हैं। क्लियर, चलिए नोट करें इसे। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास गिवन है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर्स। स्टेप नंबर 1, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। अब नंबर्स में क्या गिवन है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स हैं ये क्या है, 2 डिजिट नंबर्स हैं। क्लियर, अब ये 2 डिजिट नंबर्स बनते कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 98, अब इस 98 को एक्सपेंड करें तो ये क्या बनेगा, 90 प्लस 8। एक है यहाँ पर 10th प्लेस पर डिजिट और एक है यहाँ पर 1st प्लेस पर डिजिट, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जो 10th प्लेस पर डिजिट है वो मल्टीपल है 10 का, 9 इंटू 10, और जो 1st प्लेस पे है वो है मल्टीपल ऑफ 1 का। क्लियर, इट मीन्स जो भी 2 डिजिट नंबर बनता है वो एक 10 का मल्टीपल होता है और एक 1 का मल्टीपल होता है, और उसका सम जब हम करते हैं तो हमें मिलता है कोई भी 2 डिजिट नंबर। क्लियर, सिमिलरली यहाँ पर भी हमें 2 डिजिट नंबर का सम गिवन है और उसको रिवर्स करें तो हमारे पास आता है 66। क्लियर, और उसको माइनस करते हैं डिजिट्स को तो हमारे पास आता है 2। ठीक है, रिलेशनशिप गिवन है, नंबर हमें बोला गया है कि 2 डिजिट है, ना तो हमें 10th प्लेस का डिजिट पता है ना हमें 1st प्लेस का डिजिट पता है, तो दोनों को ही हम अज्यूम कर लेंगे। क्लियर, let the digit at 10th place be x, the digit at 1st place be y। रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा हमारे पास, रिक्वायर्ड नंबर जो 10th प्लेस पर डिजिट होती है वो 10 का मल्टीपल होता है 10x, प्लस होता है इसमें 1st प्लेस का डिजिट जो कि होता है 1 का मल्टीपल 1 इंटू वाई। सो नंबर हमारे पास मिलता है 10x प्लस y। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप क्या गिवन है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब इन डिजिट्स को रिवर्स भी करना है। नाउ नंबर obtained by reversing the digits, क्या मिलेगा हमें, हमें x की जगह y लिखना है, y की जगह x लिखना है, 10y प्लस x। सो ये दो नंबर्स हमें मिल गए हैं, 10x प्लस y, 10y प्लस x। ठीक है, अब इन दोनों का सम हमें गिवन है 66। नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अब रिलेशनशिप क्या गिवन है, स्टेप नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ रिक्वायर्ड नंबर एंड number obtained by reversing the digits, number obtained by reversing its digits, सम हमारे पास आता है 66। तो क्या बनेगा नंबर 10x प्लस y, इसमें ऐड किया हमने 10y प्लस x इज इक्वल टू 66।
अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। सिमिलर टर्म्स को किया ऐड, 11x 11y इज इक्वल टू 66। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेकिंग 11 एज कॉमन, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हमने इसे लिखा, सो हियर वी हैव x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2। सेकेंड इंफॉर्मेशन है दैट डिफरेंस बिटवीन digits is 2. So therefore equation क्या बनेगी, x minus y is equal to 2. Clear? स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हमने इसे लिखा x minus y minus 2 is equal to 0. ये बनी इक्वेशन नंबर 2. So this is equation number 1, this is equation number 2. Clear? हमने क्या किया इस क्वेश्चन में भी, पहले हमने पहचाना कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें नंबर कैलकुलेट करना है। नंबर कैसा था, 2 डिजिट नंबर था। 2 डिजिट नंबर के लिए हमारे पास 2 प्लेस के डिजिट्स होते हैं, 10th प्लेस का भी 1st प्लेस का भी। ना तो 10th प्लेस का डिजिट गिवन था ना 1st प्लेस का गिवन था, दोनों को ही अज्यूम किया, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। क्लियर? नोट करें इसे।